आपसे मिले, बट व्यस्तता और कुछ एक चीज़ें ऐसी थी कि हम आपसे मिल नहीं पाए। तो पहले मैं शुरू करूंगा, आपको पता है किस लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का और स्मरणीय क्षण आने वाला है। परसों जब हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारी एम्स राजकोट को 3 साल के अंदर जो हमने तैयारी की, जो मेहनत की हमारी टीम ने, उसको अपने कर कमलों के द्वारा हमारी जनता के लिए लोकार्पण करने जा रहे हैं। डिटेल प्रोग्राम लोकार्पण है और कुछ का फाउंडेशन स्टोन लेक सेरेमनी होगा पान पे। हमारी सरकार ने 2014 के बाद अगर देखा जाए तो 143% का बजट जो है हेल्थ के लिए बढ़ाया है। तो उससे हमारी सरकार की प्राथमिकताएं पता चलती हैं कि स्वास्थ्य को कितना ध्यान दिया जाता है हमारी सरकार की तरफ से। आपने ये भी नोट किया होगा कि 2014 के बाद 157 नए मेडिकल कॉलेज खुले। 157, 157 बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और वो सारे के सारे मेडिकल कॉलेज सुचारू रूप से चल रहे हैं और उनको हमारी केंद्रीय सरकार समय समय पर उनको अपग्रेड करने के लिए भी जो स्कीम है PMSY की, उसके थ्रू उनको अपग्रेड और पूरी सहायता भी कर रही है। इसके बाद अगर देखा जाए हमारी इंस्टीट्यूट के बारे में मैं कुछ एक बताऊं। जब कोरोना का बिल्कुल पीक टाइम था, तब हमारा पहला अंडर ग्रेजुएट का MBBS का बैच हमारे पास आया था। और बहुत सारा आप लोगों को पता है कि हम जो थे 2 फ्लोर हमें हमारे सहयोगी मेडिकल कॉलेज संस्था जो है PDU, उन्होंने हमें दिए थे और हमारी फैकल्टी और हमारे स्टूडेंट वहीं पे पढ़ाई करते थे। उनको रहने के लिए हमने हॉस्टल दिए थे, लड़कियों के लिए अलग और लड़कों के लिए अलग। वो 3 जगह अलग अलग हॉस्टल में वो वहाँ पे रहते थे। तो हमारी जर्नी जो है वो वहाँ से शुरू हुई थी। और आज आप जर्नी देख सकते हैं कि हमने उस स्टेज को उस लेवल पे ला के खड़ा किया है, इतने चैलेंजेस होते हुए भी, कि सबसे पहले 250 बेड की IPD शुरू करने वाली शायद हमारी पहली एम्स होगी शुरू में। और आज आपने देखा कि इसी एम्स के ऊपर, जिसमें हम 2 कमरों में बैठते थे, जहाज हमारे कैंपस में आ रहे हैं। तो उपलब्धि सबको सामने है कि हमने 3 साल में हमारी टीम ने कितनी मेहनत की है और हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। आज की तारीख में हमारे पास 69 to 70 फैकल्टी है जो मरीजों को देखते भी हैं, और जो शुरू में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स आते हैं उनको पढ़ाने वाली फैकल्टी भी है। हमने पूरी फैकल्टी को मरीजों तक जोड़ने का पूरा प्रयास किया है कि जो शुरू के जो फर्स्ट ईयर के जो होते हैं लॉटरी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री, वो भी मरीजों से जुड़े। तो हर कोई फैकल्टी यहाँ से किसी न किसी तरीके मरीजों से जुड़ी हुई है, मरीजों की देखभाल से जुड़ी हुई है। हमारे पास तकरीबन 400 नर्सिंग ऑफिसर्स हैं और विभिन्न क्षेत्रों में वो आगे बढ़ रहे हैं। और OPD में उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज यहाँ आने के बाद एनहांस की है। आपको सबको पता है, हमने अपनी नर्सिस को बैचेस में PDU में 1.5 से 2 साल के लिए ट्रेनिंग के लिए भेजा, क्योंकि हमारी IPD नहीं थी। तो उन्होंने IPD की ट्रेनिंग वहाँ पे ली ताकि वो यहाँ पे अपना टाइम बर्बाद नहीं करें। और इसी बीच में हमारी नर्सों ने जाके अपनी और एजुकेशन की ऑनलाइन ऐड की। तो हमने सारा मौका दिया कि हर कोई आदमी जो हमारी एम्स से जुड़ा है वो अपने कैरियर में आगे प्रोग्रेस करे और उसका फ़ायदा पूरा घूम फिर के पूरी एम्स को पहुँचे। सबसे पहले जब हमने OPD शुरू की थी 31 दिसंबर 21, मैंने ज्वाइन किया था 15 मई 21, और वो कोरोना का काला काल चल रहा था, पीक पे था उस टाइम। तो हमने प्लान किया कि क्यों नहीं हम OPD शुरू करें। और OPD शुरू करने के लिए हमारे पास उस टाइम मजबूरी ये थी कि हमारे पास 2 बैच MBBS के आ चुके थे और हमने उनको पढ़ाना भी था मरीजों से।
तो हमने यहाँ पे 31 दिसंबर 21 को मेरे 6 महीने आने के बाद जो हमारी नाइट शेल्टर की बिल्डिंग आपने देखी होगी, उसमें हमने ओपीडी शुरू की। शुरू में हमारे पास 6 या 7 डिपार्टमेंट थी जो काम करती थी। बढ़ते 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 आज की डेट में 14 क्लिनिकल डिपार्टमेंट, मैं बाकी डिपार्टमेंट को नहीं गिन रहा हूँ जो फर्स्ट ईयर का मैंने बताया, 14 क्लिनिकल डिपार्टमेंट अपनी सेवाएं ओपीडी में दे रही हैं और वो पूरी तत्पर है कि जल्दी से जल्दी हम अपनी सेवाएं आईपीडी में भी दें। तो बीच में जब हमने ओपीडी शुरू की तो हमने सोचा नहीं, हमारा रास्ता ठीक नहीं था, लोगों को बहुत महंगा पड़ता था यहाँ आने, हमने बसें चलाई, वो किया। तो हमने क्या किया कि हमने टेलीमेडिसिन से लोगों से जुड़ना शुरू किया, ई संजीवनी से। तो शुरू में 10 कंसल्टेशन रोज होती थी, फिर 15 हुई, फिर 20 हुई। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज तक ये हमने इस सुविधा शुरू की थी 24 फरवरी 22 से, और आज तक 70,000 प्लस मरीज ई संजीवनी से हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर से जुड़ चुके हैं, जो कि रिमोट एरिया में रहते हैं। और एक बार वो डॉक्टर पे विश्वास आ जाता तो बार बार वो उसी डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं, और हमारे डॉक्टर उनको कहते हैं कि जरूर आपको कोई नई चीज़ लगे या 3 महीने में आके एक बार हमारे से मिलिए, तो उससे मरीज को कितना फायदा होता है ई संजीवनी से। उसका घर से निकलना, किराया, टाइम सब कुछ बचता है और वो अपनी सुविधा यहाँ से ले लेता है। हमारे डॉक्टर ई प्रिस्क्रिप्शन देते हैं जिसको मरीज डाउनलोड कर लेता है और जाके दवाई लेता है। और अगर किसी को रीइंबर्समेंट चाहिए तो वो ई प्रिस्क्रिप्शन जो है वो उसके लिए मान्य है। तो घर बैठे देखो डॉक्टर की ये सेवाएं हमने शुरू की और हमें बहुत खुशी है कि आज तक हम 50 से 100 पर डे, जिसमें से 20 या 30 मरीज नए होते हैं और बाकी पुराने मरीज होते हैं जो कंसल्टेशन लेते हैं। तो ई संजीवनी हमारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम बन गया डिजिटल हेल्थ के माध्यम से। उसके आगे हमने देखा, मैंने बताया कि हमने 250 बेड से अपनी आईपीडी की पूरी तैयारियां कर ली हैं। छोटी छोटी तैयारियां चलती रहेंगी, वो जैसे जैसे मरीज आएंगे हम अंदर बैठेंगे। हमारे नर्सिंग ऑफिसर डॉक्टर्स पहले से बैठने शुरू हो गए हैं। लोकार्पण के जल्दी ही कुछ ही दिनों के अंदर हम मरीजों को भर्ती करने शुरू करेंगे। हमें पता है टीथिंग प्रॉब्लम आएंगी, हम उसको ओवरकम करेंगे और हमने उनको फोरविजन रखा हुआ है कि ये हमें प्रॉब्लम आएगी। तो ओपीडी का बेड लेआउट करने से कोई मतलब नहीं है। बेड के साथ में जितनी सर्विसेज होती हैं, मेडिकल गैस, CSSD, लॉन्ड्री, डाइटरी सर्विस, HR, मेडिसिन, लिनन, सो मेनी थिंग्स। आपने देखा होगा अस्पताल में जो भी चीज़ होती है उसको स्क्रैच से शुरू करके हम इस लेवल तक पहुँचे हैं कि हम लोकार्पण के जितना कम समय बाद लगे हम मरीजों को अंदर भर्ती शुरू करने करें। क्योंकि हम जब भी इसकी तैयारी शुरू करने लगे तो हमने छोटी छोटी माइक्रो लेवल तक ये चीज़ें सारी देखी कि मरीज को किस चीज़ की सहूलियत होगी। हमारे पास 2 फार्मेसीज़ हैं। हमने एक अपनी सेंट्रल फार्मेसी बनाई है ताकि रात बरात को कोई किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो हमने जो मेडिसिन होती है, जो हर स्पेशलिस्ट से मेडिसिन लिखवाई, वो भी हमने खरीद के कि वो 10 दिन तक हमारी मेडिसिन उन मरीजों को मिलती रही। तो ऐसा नहीं है कि कोई इमरजेंसी मेडिसिन है जो हमारे पास है ही नहीं, हमने वो सारा स्टॉक किया हुआ है और उसका एक सिस्टम बनाया हुआ है। तो 250 बेड में हमारे 30 बेड जो हैं वो आयुष के हैं। आयुष में हमारे एक डॉक्टर जो आयुर्वेदा के हैं उनकी नियुक्ति हो चुकी है और वो मुझे बताया गया कि वो ज्वाइन भी कर गए हैं। हम उसमें भी उतना ही ध्यान देंगे जितना हम अपनी ओपीडी आईपीडी सर्विसेज में दे रहे हैं। हमारे पास ये मैं बताना नहीं चाहूँगा, ये आप पढ़ सकते हैं कि हमारे पास क्या है। हमने HLL जो PSU है उसके साथ हमने लॉन्ड्री और इसका डाइटरी सर्विसेज का MOU कर लिया है और वो जिस दिन हम मरीज भर्ती करेंगे वो शुरू से हमें सेवाएं देने शुरू कर देंगे। आप मेरे से कोई पूछ रहे थे कि एम्स ऐसी क्या चीज़ है एम्स में जो बाकी अस्पतालों में नहीं होगी या वो नहीं होगा। देखो, ज़िंदगी में सबसे मुश्किल होता है पहला कदम। हमने सबने बचपन में देखा है जब हमारे माँ बाप पकड़ के हमें चलाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा पहला कदम है और हमने पहला कदम इतना लंबा लिया है कि 250 बेड की ओपीडी शुरू कर रहे हैं और ये ओपीडी 14 मल्टी स्पेशलिटी से शुरू हो रही है। बहुत बड़ा कदम है। हमारे पास जिम्मेदारियां उतनी बढ़ जाती हैं।
हमने बाकी डायरेक्टर से मेरी बात होती रहती है, तब वो देखते हैं कि हाँ मेरी एम जो है वो 2013 में शुरू हुई थी। शुरू में हमने 15 बेड से शुरू किया, बढ़ाते गए 1 साल के अंदर हम 100 बेड पे पहुंच गए थे। तो बात चलती है हमारी, तो वो पूछते हैं आप 250 बेड कैसे कर रहे हैं? तो हमने बोला सर हमने माइक्रो प्लानिंग की है और उसके हिसाब से हम ये सारा कर रहे हैं। इसके बाद कुछ एक और हमारी उपलब्धियां हैं जो आपको हैंडआउट में मिल जाएंगी। जैसे हमने CGHS के साथ जितने भी रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनको कैशलेस फैसिलिटी OPD की शुरू कर दी है। जैसे हमारी IPD शुरू होगी उनको कैशलेस फैसिलिटी शुरू कर दी जाएगी। इसी तरीके से विश्व चिकित्सा स्कूल निर्देशिका एक संस्थान बीच में, उसमें हमारा नाम, हमारी एम्स का नाम आ गया है। हमारे लिए BRDL जो आपने कोरोना में नाम सुना होगा, जहाँ पे कोरोना और बाकी बैक्टीरिया और वायरसेस के टेस्ट होते थे, वो हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आ गई है इक्विपमेंट से। ये ICMR के थ्रू हमें मिली है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँ कि हमारी ही एक एम्स है और इतनी यंग एम है जिसको ICMR ने विश्वास रखते हुए BSL लैब 3 जो होती है, बायो सेफ्टी लैब 3, जो कोरोना में बहुत कम जगह पे होती थी, सारे सैंपल वहाँ पे जाते थे, वो भी हमें ऑथोराइज कर दी है। उसका बजट भी 17 करोड़ उन्होंने हमें दे दिया है। हमने जगह आइडेंटिफाई कर ली है कि कहाँ पे क्या होगा। अभी आगे उसको बिल्डअप करने की जो प्रोसेस है बहुत ही जल्दी हम उसमें जाएंगे। जब हमारा ध्यान IPD से हटेगा, जब IPD चलने शुरू होगी तो BSL और BRDL लैब हमारी फंक्शनल हो जाएंगी, बीच में उनका काम शुरू हो जाएगा। हमारे जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, जितने फैकल्टी मेंबर्स हैं, हमारे जूनियर रेजिडेंट्स, सीनियर रेजिडेंट्स और हमारी नर्सिंग जो हैं, उन्होंने अपने इतने पेपर और रिसर्च पब्लिश किए हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जाके, और उससे हमारी एम्स को बहुत ही बड़ा नाम मिला और मैं सब उनको बधाई देना चाहता हूँ। तो उन्होंने कई यहाँ पे छोटी छोटी कॉन्फ्रेंस अटेंड करी, बाकी लोगों को बुलाया और कुछ डिपार्टमेंट ने अपने लेवल पे कॉन्फ्रेंस यहाँ पे ऑर्गेनाइज की। हालांकि हमारे पास स्पेस कम थी, बट हमने जितना हो सका हमने उसमें कॉन्फ्रेंसेस की। पब्लिकेशन हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है कि हमारे डॉक्टर्स ने और बाकी लोगों ने कितनी आज तक पब्लिकेशन की है। और एक कंसेप्ट होता है इंट्राम्यूरल प्रोजेक्ट और एक्स्ट्राम्यूरल प्रोजेक्ट। इंट्राम्यूरल प्रोजेक्ट होता है जिसमें 5 लाख तक कोई भी डॉक्टर जो है वो कोई रिसर्च का प्रपोजल लेके आए और 5 लाख के अंदर वो है तो हमारे इंस्टीट्यूट लेवल पे ही उसको स्वीकृत किया जाता है। तो ऐसे भी हमारे इंट्राम्यूरल प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसका बहुत टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। सबसे पहले वो डॉक्टर अपना प्रोजेक्ट बनाएगा, फिर रिसर्च रिव्यू बोर्ड में जाएगा, रिसर्च रिव्यू बोर्ड से अगर वो अप्रूव होगा, उसके बाद एक इंटरनल एथिकल कमेटी होती है, इंस्टीट्यूट एथिकल कमेटी, जिसमें गणमान्य लोग बाहर के भी होते हैं और वो कमेटी सेंट्रल मिनिस्ट्री से अप्रूव होती है। तो फिर वो प्रोजेक्ट जब उनके पास जाता है और उनके थ्रू अप्रूव होता है तब हमारे पास आता है, फिर हम उसका लेखा जोखा आगे करते हैं। तो बहुत ही टेढ़ा कार्यक्रम है वो। तो इंट्राम्यूरल प्रोजेक्ट भी हमारे डॉक्टर्स कर रहे हैं। एक्स्ट्राम्यूरल प्रोजेक्ट ICMR के बहुत सारे डॉक्टर्स को मिले हुए हैं और कुछ एक मल्टीसेंट्रिक हैं जो हमारे डॉक्टर्स बाकी एम्स या बाकी मेडिकल इंस्टीट्यूट से मिलके वो प्रोजेक्ट आगे कर रहे हैं। सबसे अहम बात, हमारे जो 4 बैचेज MBBS के चल रहे हैं उनकी छात्रवृत्ति नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जो है उसमें वो रजिस्टर्ड हैं और बहुत सारे छात्रों का उनको लाभ मिल रहा है। आपने देखा होगा हमने कुछ दिन पहले ड्रोन सर्विसेज को भी अडॉप्ट किया है और ऐसी कोई अगर इमरजेंसी आ जाती है या कहीं डिजास्टर हो जाता है तो उसके लिए हमने ड्रोन सर्विसेज की सहायता लेंगे। यहाँ से किसी का इमरजेंसी है, रिमोट एरिया से आ नहीं सकता, तो ड्रोन हमारा टाइम कम करता है। तो वहाँ से अगर किसी का सैंपल आए हम फटाफट टेस्ट करके उसकी रिपोर्ट दे देंगे। या फिर कोई डिजास्टर मैनेजमेंट में गए हैं, वहाँ पे अगर कोई सपोर्ट चाहिए तो हम उसके लिए करेंगे। हमने एक डिजास्टर मैनेजमेंट टीम बनाई है, वो 24/7 उसका हमारे लिए अलग से दवाइयाँ जो उसमें सामान चाहिए होता है डिजास्टर के लिए, वो अलग से हमने ब्रिक्स फॉर्म में बना के रखा है और हर महीने का रोस्टर बनता है कि अगर कोई ज़रूरत पड़े तो 2 घंटे में हम मूव करने के लिए तैयार रहते हैं उसके लिए। मैं मोटा मोटा बस इतना ही आगे बताऊंगा। बाकी कुछ एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है जो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव अचीवमेंट अपनी ली है, वो मेरे DDA साहब आपको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताएंगे। ओवर। धन्यवाद सर। जैसा कि
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने बताया कि एम्स अस्पताल एक टर्शरी केयर अस्पताल है। उसके 3 फाउंडेशन स्टोन होते हैं। पहला है कि पेशेंट की सर्विस करें, दूसरा है यूजी और पीजी कोर्सेज जो हैं वो करें। इन तीनों में हमने लीड अपनी जो बढ़त है वो ऑलरेडी हासिल कर ली है। वो ईडी साहब ने आपको बताया। कोई भी चीज़ आप मानेंगे कि प्रशासनिक या एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के बिना नहीं चल सकती, तो हमने पूरा ये ध्यान रखा है कि साथ साथ इन टेक्निकल सर्विसेज के साथ जो प्रशासनिक चीज़ें हैं वो भी मुहैया कराई जाए। जैसे आपने देखा होगा, ईडी सर ने बताया कि जो नाइट शेल्टर रैन बसेरा बिल्डिंग है वो सबसे पहले बनाई गई। वो किस लिए बनाएगी कि जिस दिन अस्पताल चालू होगा पूरी तरह से, पेशेंट हमारे पास भर्ती होंगे, उनके रिश्तेदार आएंगे, उनके लिए एक अच्छी सुखद जगह जो है बिल्कुल आईपीडी के सामने मुहैया कराई जाए। वो बिल्डिंग ब्लॉक तैयार है। जैसे पेशेंट यहाँ पे भर्ती होंगे, हम लोग यहाँ से अपना ये खाली करके जो एकेडमिक ब्लॉक है वहाँ शिफ्ट करेंगे और रैन बसेरा हर मरीज के साथ एक पेशेंट का आदमी खाने पीने रहने का अरेंजमेंट पूरा उसको वहाँ पे दिया जाएगा, ताकि उसको अपने पेशेंट का ध्यान रखने में कोई दिक्कत ना हो। सबसे बड़ी बात। उसके बाद यहाँ पे आपने देखा होगा कि एयर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध हो। कोई बाहर से पेशेंट आए हमारे रीजन में, सौराष्ट्र से या गुजरात से, तो उसके लिए एक हेलीपैड नहीं, अब प्रधानमंत्री जी की वजह से 3 हेलीपैड हमारे यहाँ पे बन गए हैं जो अवेलेबल रहेंगे सुविधाएं देने के लिए। वो भी अपने आप में एक उपलब्धि है इतने कम टाइम में आने की। उसके अलावा आज हमारे पास एक ऐसा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जो जितने भी ओपीडी वाले पेशेंट्स आ रहे हैं उनको मूलभूत सुविधाएं दे रहा है। उनको खाने में कोई कष्ट ना हो, दवाइयों में कष्ट ना हो। अमृत फार्मेसी है, जन औषधि केंद्र है, जेनरिक दवाइयाँ सस्ती से सस्ती आपको यहाँ पे उपलब्ध हैं। आप खुद जाके वहाँ पे मुआयना कर सकते हैं। और लोगों का विश्वास अब जेनरिक मेडिसिन की तरफ बढ़ रहा है। वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि अस्पताल से हमारे डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करके देते हैं, तो एक विश्वास बढ़ रहा है। वरना आपको पता है एलोपैथिक मेडिसिन दूसरी ब्रांडेड क्या कॉस्ट में मिलती है मार्केट में। उसके अलावा जो ईडी सर ने भी बताया, जो सुविधाएं यहाँ पे अंदर होंगी डायग्नोस्टिक की, उसका रेट हमने बिल्कुल जो एम्स दिल्ली के रेट है, जो मिनिमम रेट्स हैं, उसको रखा गया है। चाहे वो बेड के रेट हो, चाहे वो एमआरआई और डिजिटल एक्सरे के रेट्स हो, जो मिनिमम दिल्ली एम्स में अगर आप जाते हैं जो सुविधाएं आम जनता को मिलती है वो आप सबको यहाँ पे एम्स राजकोट के माध्यम से मिलेगी। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी, क्योंकि बाहर आपको पता है कि सिविल में कितना प्राइवेट हॉस्पिटल्स का नेटवर्क है, सेटअप है, उसको हम बैलेंस करेंगे। उसके बाद ईडी सर ने ऑलरेडी किया है कि ट्रांसपोर्टेशन का हमारा प्रशासन में बहुत बातचीत चल रही है। अभी सिटी बस चल रही है, वो 8 फ्रीक्वेंसी कर रही है। जैसे जैसे ये बढ़ेगा, जैसे जैसे रोड कनेक्टिविटी बढ़ेगी, ये सुविधा डबल कर दी जाएगी। अंदर चलाने के लिए पेशेंट्स को आयुष में आना है, आयुष से आईपीडी में जाना है, आईपीडी से ओपीडी में जाना है। हमारे पास ई रिक्शा की सुविधा है जो हमने खुद अपने फंड से ली है, कुछ हमें सीएसआर रोड से मिली है, वो और हम बढ़ाएंगे ताकि प्रदूषण जो है, ग्रीन कैंपस रहे हमारा, प्रदूषण ना फैले। उसके लिए ई रिक्शा जो है अभी हमारे पास 6 हैं, उसको बढ़ाकर डबल करने की हमारी कोशिश है। और जीआरटीसी बसेस की भी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाएगी ताकि दूर दराज के इलाकों से लोग आ सकें। 1 किलोमीटर आता है, उसको थोड़ा उसका ट्रेन्स का, लोकल ट्रेन्स का उसमें स्टॉप बढ़ाया जाए, वहाँ पे ट्रेनों को रोका जाए, ताकि अगर ट्रेन के माध्यम से जामनगर से या इस लाइन पे कोई भी आ रहा है वो वहाँ पे उतरकर जल्दी से जल्दी हमारे तक पहुँच सके। वहाँ पे भी ऑटो बस खंडेरी में भी रखी जाएंगी। तब ये रेलवे फाटक वाला जो आप देख रहे हैं, वहाँ पर भी एक ओवरहेड रेलवे ब्रिज का जो है प्रावधान रखा गया है। वो भी ईडी सर के पूरी कोशिश की वजह से आज गुजरात सरकार ने 160 करोड़ के करीब उसका बजट जो है पास कर दिया है। और वो भी हमें बताया गया है कि 18 महीने से 24 महीने के अंदर वो आ जाएगा। तो आपकी कनेक्टिविटी देखिए, उधर से भी आप डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएंगे जामनगर हाईवे से, और इधर से आपका अहमदाबाद से भी जो कनेक्टिविटी है वो प्रशासन ने हमें एक छोटा ब्रिज जो बीच में रुका हुआ था काम से, वो भी बन गया है। तो अभी रेलवे लाइन को हम बाईपास कर सकते हैं, जो एम्बुलेंस ना रुके, किसी पेशेंट को ब्लड लॉस ना हो, वो सबसे बड़ा। उसके ये हमारे ईडी सर की एक विचारधारा थी कि जो आईपीडी चालू हो उसमें इमरजेंसी एंड ट्रॉमा, यानी कि जब एक्सीडेंट कोई होता है तो ब्लड लॉस होता है, तो वो इमीडिएटली अटेंड कर सके। जामनगर एक बहुत
व्यस्त हाईवे है, कोई ना कोई रोड एक्सीडेंट, मुझे बताया गया कि रोज 10 से 12 के नंबर में रोड एक्सीडेंट होते हैं। उनको कहाँ जाना पड़ता था? पीडीयू जाना पड़ता था, क्योंकि वो एमएलसी केस होगा या एक्सीडेंट केस होगा, उसको सीधा यहाँ पे लिया जाएगा, उसको स्टेबलाइज किया जाएगा, यथासंभव उसकी जान बचाई जाएगी, और अगर हम कोई चीज़ में नहीं कर पाए तो उसको आगे अपनी ही एम्बुलेंस से उसको जान बचा के उसको रेफर किया जाएगा, ताकि उसकी पहले जान बच जाए। तो ये एक सबसे बड़ा जो है कदम लिया गया है। उसके अलावा कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत ना हो, यहाँ आने से पहले ही हमने इंटरनेट लीज लाइन एक पीएसयू से, रेलटेल से हमने ओपन टेंडर के थ्रू फेयर कंपटीशन से ली है, जिसमें आज 1 GB तक का जो इंटरनेट सर्विसेज हैं वो हमारे आने से पहले यहाँ उपलब्ध करा दी गई थी। आज की डेट में वो 1 Gbps स्पीड पहुँच चुकी है। उसके अलावा हमने दूर का सोचा ईडी सर के डायरेक्शंस के माध्यम से, कि आपने देखा होगा यहाँ मोबाइल नेटवर्क हॉस्पिटल इलाके में और खंडेरी और पारापिपलिया में ऑलरेडी कमज़ोर था। उसके लिए हमने एक और पीएसयू TCIL से संपर्क साधा, और उनके माध्यम से आज आपको बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि यहाँ पर 4 नेटवर्क प्रोवाइडर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिसमें BSNL अपना ऊपर 4G 5G का एंटीना लगा रहा है हॉस्पिटल के ऊपर, वोडाफोन आई हमारे साथ जुड़ चुका है, जियो हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है, और एयरटेल अपना इक्विपमेंट लगा रहा है। तो कोई भी कम्युनिकेशन की विद इन हॉस्पिटल, अगर सपोज कोई डॉक्टर ऑपरेशन भी कर रहा है, उसको अपने किसी एम्स के दिल्ली के डॉक्टर को फ़ोन करने की या वीडियो कॉल करने की ज़रूरत होगी, तो नेटवर्क बूस्टर्स अंदर लगा दिए गए हैं पूरे अस्पताल में, ताकि उसको कम्युनिकेशन में असुविधा ना हो। उसके अलावा उस नेटवर्क बूस्टर और एक पैक सिस्टम होता है, जिसके माध्यम से एक्सरे डिजिटल रिपोर्ट्स फटाफट कंसल्टेंट तक वही इमेज विदाउट प्रिंट लिए सीधा पहुंच जाएगी, ताकि वो इमीडिएट एक्शन ले सके। तो ये बैकबोन जितनी चीज़ें हमने मुहैया कराई हैं यहाँ पर। उसके अलावा सबसे ज़रूरी था कि यहाँ पर परमानेंट इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है मुहैया कराई जाए, क्योंकि हमारी मशीनें भारी हैं, हमारी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो वो भी आपको जान के खुशी होगी कि पिछले सितंबर में ही ईडी सर के चेयरमैन जेटको से बात करके हमने 66 किलोवाट की केवी की 2 लाइनें, फेज लाइन, ताकि एक लाइन हो तो दूसरी लाइन अवेलेबल, वो यहाँ पर मुहैया करा दी है। बच्चों के लिए बढ़िया से बढ़िया स्टूडेंट्स हमारे हैं, आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। उनको हमने अक्टूबर 22 में ही, पिछली दिवाली 2 साल पहले ही, उनको पीडीयू से मूव इधर कर दिया था, ताकि उनको लगे कि वो एक अपने एरिया में आ गए। तो वो यहाँ पर पिछले 2 साल से ऑलमोस्ट हमारे साथ रह रहे हैं। उनके लिए खाने की व्यवस्था, उनके लिए रहने की व्यवस्था, उनके जब अभिभावक आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, तो यहाँ से खुश होकर जाते हैं कि गुजरात में आप मानेंगे नहीं, कोई बच्चा उधर सूरत की सीट छोड़कर और अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज की सीट छोड़कर यहाँ पर सीट ले रहा है, क्योंकि सुविधाएं अच्छी हैं, फैकल्टी अच्छी है, विश्वास ये एम्स अपना बनाएगा आने वाले टाइम में। और ये ईडी सर का पूरा लक्ष्य है जो उन्होंने अपने अगले 6 महीने के लक्ष्य में रखा है, ये बताते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। उसके अलावा अंडरग्राउंड टैंक्स जो चाहिए थे, कोई भी हमारा वेस्टेज पानी यहाँ से जो निकलेगा वो बाहर नहीं जाएगा, किसी और इलाके को गंदा नहीं करेगा। हमारे पास 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगेंगे, इसमें से एक हॉस्पिटल के लिए फंक्शनल हो चुका है, जो हॉस्पिटल के किसी भी गंद को बाहर नहीं जाने देगा, चाहे कोई रेडियो एक्टिव मटीरियल हो, चाहे सीवेज का हो, हम कोई भी गंदगी बाहर नहीं फैलाएंगे, उसी को ट्रीट करेंगे, उसी को वापस खाद के रूप में, पानी के रूप में बाहर डालेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पूरा प्लान बना हुआ है, जो कि अपने आप में आज की नेसेसिटी है कि बारिश यहाँ पे होती है तो बहुत होती है, तो उसका पानी जो है सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। उसके अलावा आने वाले टाइम पे नर्सिंग कॉलेज यहाँ पे चालू होगा, जो एडिसन ने बताया 60 सीटें यहाँ पे होंगी जो चालू करी जाएंगी अगले एकेडमिक सेशन से। पीजी कोर्सेज चालू होंगे, उसके लिए हॉस्टल अग्रिम स्थिति में है, और अगले साल जब ये एकेडमिक ईयर चालू होगा जुलाई में, तो उनको वो भी सुविधाएं PG1 PG2 और उसकी मिल जाएंगी। रेजिडेंशियल ब्लॉक यहाँ पे पूरी तरह से तैयार है, एक ब्लॉक हमें दिया जा चुका है, बाकी रेजिडेंशियल ब्लॉक 3-4 महीने में मिल जाएंगे। और उसको ध्यान में रखते हुए हमने गुजरात गैस से एक MOU साइन कर लिया है, और वो जितने भी हमारे ये डोमेस्टिक हॉस्पिटल, लैब और एकेडमिक की बिल्डिंग है, उस पर गैस जो है प्रेशराइज गैस IGL का कनेक्शन जो है वो ले लिया गया है। टोटल हमारे पास 177 फ्लैट हैं जो स्टाफ के लिए हैं, और 1230 हमारे पास हॉस्टल की सुविधाएं हैं, PG1 PG2 और UG को मिला के। तो 2 डाइनिंग हॉल हमारे उसमें हैं।
आपको ये भी बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट हो चुका है, CAG ऑडिट हो चुका है और कोई हमारी अभी तक ऐसी ऑब्जर्वेशन जो है वो नहीं आई। तो ये हम अग्रसर हैं और आपने देखा होगा बाहर का प्यूरिफिकेशन बढ़ाने के लिए आर्टिफैक्ट्स लगा दिए गए हैं। बुद्धा जी हैं जो शांति देंगे, सुश्रुत जी हैं जो हमारे सर्जरी के मेन शुरू किया था जिन्होंने, वो हैं, और 7 जीवन के रिंग्स हैं जो यहाँ लगे हैं जो हमें जीवन के बारे में सीख देते हैं। इस तरह हम इसको और आगे अपने अस्पताल को बढ़ाते हुए चले जाएंगे। अभी सवाल पे हम आ रहे हैं, आपका बस ये मैंने ख़त्म कर लिया है। अब इसके बाद आप लोगों के जो सवाल जवाब हैं हमारे, मैं डॉक्टर उत्सव को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक एक करके जो भी सवाल पूछना चाहें उनको पहले कर लें और ED सर उनके सवालों का जवाब देंगे। जो भी अपना रेज करें एक बार उनको कंट्रोल कर लें, सबके सवाल जवाब लिए जाएंगे। तो मैं अब ED सर से निवेदन करूंगा कि वो सवाल जवाब जो हैं जटिल होगी। कई अस्पतालों में ऐसा होता है पेशेंट की डेथ हो जाती है तब तक उसको एडमिट नहीं किया जाता है। दूसरी बात वो है कि जैसे आपने बताया हमें बायोमेडिकल वेस्ट का निकाल कैसे करेंगे, और तीसरी बात वही कि जैसे ट्रांसपोर्टेशन को हम बढ़ावा दे रहे हैं तो राजकोट के सिटी एरिया में हमारी कितनी एम्बुलेंस चलेगी, और चौथी बात वो है कि ऑक्सीजन प्लांट हम कितने लगाएंगे, मतलब वेंटिलेटर की सुविधा है तो फिर वो तो जरूरी बनता है। बहुत अच्छे सवाल थे, 4 सवाल है, मैं भूल गया कोई सवाल तो दोबारा से रिपीट कर देना। आपका पहला सवाल था मरीज की जटिलता क्या होगी करने की, एडमिशन प्रोसेस करने की। देखो इमरजेंसी ट्रॉमा का मतलब ही ये होता है कि कोई मरीज सीरियस है तो उसको पहले अंदर ले आइए, बेड पे लटाइए, डॉक्टर आके उसको देखता है कि उसको सीधा ऑपरेशन थिएटर में ले जाना है या एडमिट करना है या दवाई देके घर वापस कर देना है। उसके बाद जब डॉक्टर देख लेगा उसको, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि एडमिट करना है। एडमिट जब करना है तो हमारा HMI सिस्टम लगा है, उस मरीज का आयुष्मान भारत कार्ड लेके या माँ कार्ड लेके या CGHS का कार्ड लेके, या वो पेमेंट वाला है तो उधर जाके वो अपनी पेमेंट करेगा और उनका नंबर जनरेट होगा। वो हमारी रिसेप्शन पे ही सुविधा दी गई है, हमारी OPD में भी सेम सुविधा चल रही है। तो ये जटिलता जो आप बात कर रहे हैं, प्रोबेबली आपके दिमाग में वो है कि दिल्ली एम्स में बेड नहीं मिलता है। दिल्ली एम्स जितने मरीजों के लिए बने थे उससे 1000 गुना मरीज उन पर डिपेंडेंट हो गए हैं, वो भी अपनी तरफ से एक्सपेंड कर रहे हैं। तो वो नौबत अभी तक हमारे पास 5 साल आगे नहीं आने वाली, इतना मैं आपको श्योर कर दूँ। दूसरा सवाल था बायोमेडिकल वेस्ट का। हमारे पास बायोमेडिकल वेस्ट की एक बिल्डिंग है पूरी, जिसमें पूरा सिस्टम है कि बायोमेडिकल वेस्ट को कैसे आपने रिसाइकल करना है और उसको हार्मलेस बनाना है। पहले क्या होता था, इंसाइनरेटर होते थे उसमें जलाते थे, वो अभी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बंद कर दिए हैं। तो उसके अंदर हमारी पूरी बायोमेडिकल वेस्ट है। जब भी आपको फुर्सत लगे उधर जाइए, वो देखिए उसके अंदर कैसे मशीनें लगी हैं, वो अलग अलग बायोमेडिकल वेस्ट को सिस्टम होता है पूरा, कौन पिकअप करेगा। अलग अलग तरह का बायोमेडिकल वेस्ट होता है, 4 कलर कोडिंग होती है, वो चारों जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है चारों तरह का, वो अलग अलग तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाता है अलग अलग मशीन में। आपका तीसरा सवाल क्या था? ओके। देखो ट्रांसपोर्टेशन, जिस दिन कुछ भी नहीं था यहाँ पे, हम भी जब गाड़ियों में आते थे तो गाड़ियों के हफ्ते के अंदर स्प्रिंग टूट जाते थे, इतना गंदा रास्ता था, फिर भी हमने हिम्मत की और आए। आज की डेट में हाफ एन आवरली हमारी एक इलेक्ट्रिक बस और एक ST की बस यहाँ से चलती है, और लास्ट बस हमारी जाती है शाम के 7 बजे और पहली बस पहुँच जाती है 8 बजे। बहुत सारे मरीजों को सुविधा मिल रही है। अभी क्या हुआ, अभी आपने देखा होगा, हम डायरेक्टली पहले हमें फाटक से होकर जाने पड़ता था, अभी दूसरा रास्ता हमारा बन गया है। अगले आने वाले 2 साल में जब ये 4 लेन RO भी बन जाएगा हमारा, तो वो दुविधा भी खत्म हो जाएगी। हमने रेलवे वालों से भी हेल्प मांगी है कि हर ट्रेन का स्टॉपेज यहाँ पे बनाओ और वही रेलवे स्टेशन हमारे इस 4 लेन से जुड़ जाएगा और मरीजों को सुविधा होगी। आने वाले टाइम में वहाँ पे टैक्सी स्टैंड बनेगा बाहर, तो प्लानिंग आगे की बहुत है। तो इस मामले में किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। शुरू में हाँ ठीक है, हमारे डॉक्टर्स आते हैं, हम आते हैं, नर्सेज आती हैं, सबको दिक्कत होती है आने में, बट मरीजों को अभी देखो, तभी तो OPD हमारी 10 से शुरू हुई थी, आज 600 और 700 पहुँच गई, तो वो ओवरकम हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल क्या था? ऑक्सीजन प्लांट। हमारे पास 3 टायर प्रोविज़न है ऑक्सीजन देने के मरीज को। एक टायर फेल हो गया, दूसरा रखा है, दूसरा फेल हो गया, तीसरा रखा है। LMO का प्लांट आपने देखा होगा, पीछे लगा हुआ है, फंक्शनल है।
उसके साथ हमने मैनीफोल्ड बनाया है। उसके इन एडिशन में हमने हर वार्ड में 2-2, 3-3 जंबो सिलेंडर रखे हैं, वो भी खराब हो गए। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रखे हैं, तो 3 टाइप ऑक्सीजन सप्लाई एश्योर की गई। बहुत क्षमता है, वो 750 बेड के लिए LMO है 20 KL से। और जो हमारा सबसे जंबो सिलेंडर है वो अगर उसको 10 लीटर पे भी चलाओ तो 24 घंटे चलेगा कम से कम एक सिलेंडर। सर, आपने जो सुविधा अभी बताई वो तो बहुत अच्छी बात है। मेरा एक सवाल ये है, जाना भाई मुश्किल होता है। एक ब्लड बैंक का सवाल है और दूसरा यहाँ जो होता है डायलिसिस की बहुत ज़रूरत होती है। सौराष्ट्र में किडनी का जो ऑपरेशन होता है तो उसके लिए बहुत ज़रूरत है, और थैलेसीमिया जो है वो भी बहुत नियमित रूप से हॉस्पिटल में मिलती है। एक सवाल ये है, और दूसरा सवाल सर मैं पहले इसको जवाब दे लूँ फिर मैं भूल जाऊँगा नहीं तो। आपने सबसे पहले पूछा कि ब्लड बैंक, हमारा ब्लड बैंक का बिल्डिंग जो है वो उसमें थोड़ा टाइम बचा है हमारा पूरा कंप्लीट होने में, बिकॉज जब तक हमें लाइसेंस नहीं मिलेगा जब तक वो पूरी निटी-ग्रिटीज कंप्लीट नहीं हो जाएंगी, बिकॉज वो दूसरे टावर में आ रहा था। हमने उसकी जगह क्या किया, हमने ब्लड स्टोरेज बैंक का लाइसेंस ले लिया और PDO से टाई अप कर लिया, और उसमें हमें नॉट ओनली स्टोरेज का लाइसेंस मिला बट ब्लड के जो कंपोनेंट होते हैं, जैसे डेंगू में आपने देखा होगा प्लेटलेट रिच कंसंट्रेट देने पड़ता है, एनीमिया वाले को PRC देने पड़ता है, वो है उसका भी लाइसेंस हमें मिल गया। तो हमने ब्लड स्टोरेज का लाइसेंस हमारे पास है, ब्लड बैंक का लाइसेंस आने में 6 महीने और लगेंगे। बट जैसे सीमेंटिक जो ब्लड बैंक में मशीनें होती हैं वही हमारी मशीनें ब्लड स्टोरेज में लगी है, बट जस्ट वो जो स्पेस कंस्ट्रेंट हम उसको नहीं ले पाए। दूसरा सवाल था आपका डायलिसिस, एक सुपर स्पेशलिटी वो है हमारे एक टावर के अंदर पूरा वार्ड जो है डायलिसिस का है। हमने डायलिसिस की मशीन का ऑर्डर जो हमें हाइट से मिलता है उनको हमने पहले ही दे दिया है, और उसको हम सिंक्रोनाइज करेंगे कि जैसे ही डायलिसिस का वो स्पेस तैयार हो जाए हमारी डायलिसिस मशीन आके फिट हो जाए। तीसरा क्वेश्चन आएगा डायलिसिस के टेक्नीशियन और डायलिसिस का डॉक्टर, उसके लिए भी हमारी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, हम उसकी भी भर्ती करने जा रहे हैं और डायलिसिस के टेक्नीशियन भी आ जाएंगे और डायलिसिस की मशीन को हम बता देंगे। तो तीनों चीज़ों को हमने सिंक्रोनाइज करना है। ये नहीं हो कि हमने मशीन आ गई तो स्पेस तैयार नहीं है, स्पेस तैयार हो गई तो मशीन नहीं है, मशीन भी आ गई स्पेस भी मिल गई तो डॉक्टर टेक्नीशियन नहीं मिल रहा है। तो तीनों को सिंक्रोनाइजेशन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला सवाल सब ये है, ये सौराष्ट्र नहीं सिर्फ गुजरात का भी बहुत बड़ा सवाल है, और ये सवाल ये है कि हार्ट अटैक का केस यहाँ जो यंगस्टर है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और हार्ट अटैक ऐसा होता है, हार्ट कार्डियक अरेस्ट होता है, तो उसमें ट्रीटमेंट की कोई गुंजाइश भी नहीं आती थी, उसको सोच भी नहीं सकते नथिंग भी। तो उसके आपका एक फील्ड है रिसर्च का, तो उसमें जो ये रिसर्च किया जाएगा या आप मेरे से भी आगे बहुत अच्छी बात की। मेरे डॉक्टर्स का जो इंट्राम्यूरल मैंने प्रोजेक्ट बनाया, उन्होंने 3 यहाँ की लोकल चीज जो लोकल बीमारी होती है ज़्यादा, ओरल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, हैवी मेटल पॉइजनिंग, थैलेसीमिया, इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, ऑनगोइंग है। जो आपने बात करी यंग लोगों में हार्ट अटैक का होना, यंग लोगों में स्ट्रोक का होना, उसकी तादाद अभी पहले से ये एंटिटी पहले से है कि स्ट्रोक इन यंग और हार्ट अटैक इन यंग, अभी उसकी इंसिडेंस बढ़ गई है। सरकार, ICMR, हर किसी ने इसका संज्ञान लिया है, हर कोई आदमी अपनी अपनी विजडम से इसके रीजन देता है। मेरा रीजन एक ही है, लाइफस्टाइल को हमें चेंज करना होगा, ये चीजें सारी कम हो जाएंगी, बाकी कोई बाहर का रीजन नहीं है। इसके लिए कोई प्रिवेंटिव आपका? यस, मेरी डिपार्टमेंट है फुल फ्लेज, जो हम कैंप करते हैं बाहर जाके, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं। विकसित भारत में हमारे 1.5 महीने तक हमारी टीम जो है वो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम थी उनके साथ रही, हमने जाके कैंप किए और उधर उनको पूरा बताया, अवेयरनेस प्रोग्राम। यस प्लीज। ये कार्डियोलॉजिस्ट का ब्रांच कब तक शुरू होगा है कि नहीं? यस। फिर दूसरे है कि ओबेसिटी और साइकिट्रिस्ट, तो वो ब्रांच शायद अभी ज़्यादा ज़रूरी लग रही है।
ओके, तो ठीक, अब बिल्कुल ठीक बोले। कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ये सारी सुपर स्पेशलिटी ब्रांचेस हैं। अभी हमने मल्टी स्पेशलिटी में गए हैं, साइमल्टेनियसली तैयारी चल रही है टू एंटर इनटू सुपर स्पेशलिटी। जब हमारा सुपर स्पेशलिटी खोल जाएगा तो हम उन्हीं सुपर स्पेशलिटी का सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाएंगे। वहाँ तक हमारी सोच और तैयारी है, कैसे टाइमलाइन है इसकी। दूसरा आपने बताया ओबेसिटी और सेक्रेटरी के हमारे फुल फ्लेज डिपार्टमेंट है। यहाँ पे हमारे पास साइकेट्रिस्ट हैं, वो बाहर जाके लोगों को अवेयरनेस का प्रोग्राम भी दे रहे हैं और उनकी ओपीडी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उसमें से यंग से लेके जवान, बूढ़े, बच्चे सारे उनके मरीज हैं। तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण, मेंटल हेल्थ इस बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है एक आज की बीमारी में। ये हार्ट अटैक और उससे भी ज़्यादा है, बट लोग इसको समझते नहीं हैं। ये समझ भी लेते हैं तो उसको आगे नहीं आना चाहते हैं कि स्टिग्मा लग जाएगा, लोग मुझे पागल बोलेंगे। वो बात नहीं है, ये हमने लोगों को बताना है। डिप्रेशन हमारे डे टू डे इसका हिस्सा है। आइए, अगर नहीं आपसे प्राणायाम योगा से नहीं कंट्रोल हो रहा है, आपके लाइफस्टाइल से नहीं हो रहा है, तो साइकेट्रिस्ट के पास जाइए। वो हम ही ने लोगों को बताना है कि साइकेट्रिस्ट के पास मैं जाता हूँ कि मुझे नींद नहीं आती है तो मैं पागल नहीं हूँ। वो बोलेंगे प्राणायाम करो, योगा करो, स्ट्रेस में हो आजकल तो इसलिए नींद नहीं आती है आपको। काउंसलिंग, ये काउंसलिंग, वो भी यही काउंसलिंग करते हैं और हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम लोगों को बताएं। सर मेरा कहने के लिए कि इस ब्रांच में अभी कोई डॉक्टर है नहीं? हाँ, हमने पता बताया ना, हमारी सेक्रेटरी डिपार्टमेंट फुल फ्लेज चल रही है यहीं पे। उसमें 2 सीनियर रेजिडेंट हैं और एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट भी आए हैं जिनको वो पढ़ा रहे हैं। अच्छा सर, दूसरा ये बात बढ़ रही है अभी, अंदर तो नहीं बच्चे नहीं हो रहे, इनफर्टिलिटी वेरी कॉमन इशू। मेरी गायनी डिपार्टमेंट जो है उसमें 5 फैकल्टीज हैं वेल लर्न। उन्होंने पहले ही प्लान किया कि सर हमने IVF क्लिनिक चलाना है, इन विट्रो फर्टिलिटी, जिसमें तो जैसे ही वो IPD शुरू होगी और गायनी डिपार्टमेंट का जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है, जब वो उनको हैंड ओवर हो जाएगा, उन्होंने IVF की तैयारी पहले से कर रखी है। जो कॉमन डिजीज है वो उस पर, और उसके लिए IVF करने से पहले जो टेस्ट होते हैं वो पहले से शुरू करते हैं। बट होता क्या है कि वो किसको डायग्नोज करते हैं अभी, तो उनको बाहर भेजने पड़ता है मरीज कि मेरे पास IVF की फैसिलिटी नहीं है। जब वो फैसिलिटी IVF की आ जाएगी साथ में, कब तक होगी? वो सुपर स्पेशलिटी के साथ है। लिस्ट अलग से चार्जेस के चार्जेस हमने पहले DD साहब ने बताया। देखो, नॉर्मल वार्ड का चार्ज पर डे 35 रुपये, 35 रुपीज़। वो हमारे वेबसाइट पे सारा मिल जाएगा। हमारे रिपोर्ट के चार्जेस दिल्ली एम्स के चार्जेस के बराबर होंगे। यस यस यस, वो हमारे वेबसाइट पे चढ़ जाएगी। नहीं, हाँ, हमारे OPD में जो आज टेस्ट हो रहे हैं, ब्लड से लेके, यूरिन से लेके, एक्सरे से लेके, वो चार्जेस पहले ही हमारे वेबसाइट पे हैं और हमारे HMI सिस्टम में हैं। 100%। दिस इज ऑलरेडी इन पब्लिक डोमेन। हम आपको लक्ष्य दे देंगे। Yes, please. Sunday is going to be a big day. Please, yes. I'm Gopal from India. Have you set any deadline for yourself to make this OPD operation after the Prime Minister inaugurated the second OPD? And secondly, you said that the PG medical courses will also start from next session. No, it's already started. We have 16 postgraduate students at present. Okay. We ask for